एनसीईआरटी संपूर्ण सामान्य ज्ञान का ये क्रक्स है और ये स्मार्ट स्कैन का पीडीएफ है। तो इससे हम लोग आज एनसीईआरटी का हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास सबसे पहला सेक्शन में आता है प्राचीन भारतीय इतिहास एवं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो है आपको पूरे हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं वो देखते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 शीर्षकों में रख सकते हैं। पहला जो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। पहला देखते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन किया जाता है। अब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष। ये सारे जो हैं पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख, जिसको क्या है अभिलेख जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पुरातात्विक स्रोत में। अभिलेख पत्थर, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं एवं मुद्राओं पर उत्कीर्ण किए गए हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख के जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो प्राकृत भाषा में है। सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं अशोक के हैं, सम्राट अशोक के, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मास्की, गुर्जरा, देखिए मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडेगोलम अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगर क्वेश्चन आए कि अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेख में है तो ये ऑप्शन हो जाता है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडेगोलम। इन 4 अभिलेखों में जो है अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडेगोलम। अशोक के अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रिय, जिसे प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक के अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है और सबसे प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कुछ अभिलेख खरोष्ठी एवं अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जो कुछ अभिलेख हैं वो खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में भी लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इसे इधर से लिखी जाती थी, जबकि खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी और खरोष्ठी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। ये ब्रिटिश थे। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। अब जो है पुरातात्विक अभिलेख, सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राज्य खारवेल का अभिलेख है। ये जो खारवेल जो शासक थे कलिंग के, उनका ये अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख। भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ किया गया है सर्वप्रथम? कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का अभिलेख, यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसे सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है। जूनागढ़ का जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति। यह अभिलेख समुद्रगुप्त का है जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। समुद्रगुप्त के विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। इसके बाद है
ग्वालियर प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के बाद ग्वालियर प्रशस्ति। इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती है। ग्वालियर प्रशस्ति में इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। गौतमी बलश्री का अभिलेख है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक विजय सेन का है देवपाड़ा अभिलेख। अभी ये देवपाड़ा अभिलेख मतलब देवपाड़ा जगह जो है वो उड़ीसा में आता है, लेकिन उस समय बंगाल शासक के अंतर्गत था, तो इसलिए देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन का है। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त ऊनों पर विजय का विवरण मिलता है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंद गुप्त के हूणों पर विजय का विवरण मिलता है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख। बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। किसमें? बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख में हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख जो है उसमें सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कार्ले चैत्य भी एक फेमस है। कार्ले चैत्य जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। चैत्य उसे कहता है जो बौद्धों के जो पवित्र स्थल होते हैं या पूजा या मंदिर जो होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है भरूत अभिलेख। भरूत अभिलेख शुंग शासकों की उपलब्धियाँ। भरूत अभिलेख में जो है शुंग शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है एरन अभिलेख। भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये एरन अभिलेख। भानुगुप्त का है और इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है अयोध्या अभिलेख। शुंग शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है अयोध्या अभिलेख से। भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। भूमि अनुदान पत्र जो है अधिकतर जो है तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। एशिया माइनर में बोगाजकोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम उल्लिखित हैं। किनका किनका है? जो इम्पॉर्टेंट है उनका इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण है और नासत्य। ये मिला है एशिया माइनर में बोगाजकोई नामक स्थान पर। 1400 ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट है सिक्के। भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पंचमार्क्ड या आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क्ड सिक्का उसे कहते थे जो एक पिघला करके और उसे एक साँचे में डाल करके और ऊपर से उस पर किसी चीज़ से एक निशान डाला जाता था, उसी को पंचमार्क्ड कहते थे या आहत सिक्के कहते थे। भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पंचमार्क्ड या आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के पर किसी प्रकार का लेख उत्कीर्ण नहीं है, इन पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है। सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त व्यापारियों, व्यापारिक श्रेणियों और नगर निगमों में चालू किया गया था। शक, पहलव, कुषाण शासकों ने यूनानियों के अनुरूप सिक्के चलाए। भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने चलवाए थे। भारत में स्वर्ण सिक्के जो है सर्वप्रथम यवन शासकों ने चलवाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? तो सर्वप्रथम जो है यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है चांदी के प्राचीनतम सिक्कों को करसापन्न, पुराण, धरन, शतमान आदि कहा गया है। चांदी के प्राचीनतम सिक्कों को करसापन्न, पूरन, धरन, शतमान आदि कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। ठीक है ना? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया।
सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? यवनों ने। और सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य भी किसने किया? यवनों ने। नेक्स्ट है, सामान्यतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। सामान्यतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। मालव, यौधेय आदि गणराज्यों तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में हम मुख्यतः सिक्कों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिक्कों के अध्ययन से हमें सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। सिक्कों के अध्ययन से हमें सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। कनिष्क के विषय में सिक्कों से ही पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के विषय में सिक्कों से ही पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण प्राप्त होता है। उनकी मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इंडो यूनानी इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? वो हैं सिक्के। इंडो यूनानी इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं सिक्के। सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण मिलता है। सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसके शकों पर विजय की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसके शकों पर विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है स्मारक। स्मारकों से प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। स्मारकों से प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ, ये सभी जो है स्मारक में आ जाते हैं। स्मारकों से विभिन्न युगों की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। स्मारकों और भवनों से वास्तुकला के विकास के अध्ययन में सहायता मिलती है। स्मारकों और भवनों से वास्तुकला के विकास के अध्ययन में सहायता मिलती है। मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ थी, नागर, द्रविड़, वेसर। मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। नागर शैली जो उत्तर भारत में मंदिर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो नागर शैली में बनते हैं। जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। और जो मध्य भारत के हैं वो बेसर शैली के बने मंदिर हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली नागर शैली है। दक्षिण भारतीय मंदिर की शैली द्रविड़ शैली है। दक्षिणापथ के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है उसे वेसर शैली कहते हैं। दक्षिणापथ के वे मंदिर यानी कि जो मध्य भारत के जो मंदिर हैं और जिनमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिश्रित रूप से बनाया गया है वो बेसर शैली कहलाता है। और खास करके मध्य भारत के जो मंदिर है वो सभी बेसर शैलियों में ही बना हुआ है। भारत से बाहर हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप और कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर। नेक्स्ट है कुषाण गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों से जनसाधारण की धार्मिक, सामाजिक आस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण कालीन मूर्तिकला में यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है, जबकि गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है। कुषाण कालीन मूर्तिकला में यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है, जबकि गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है। सांची, भरहुत, अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। सांची, भरहुत, अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। माता और शिशु का मरणासन, राजकुमारी जैसे चित्रों के मनोभाव का
शाश्वत चित्रण किया गया है। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। माता और शिशु का, मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों के मनोभावों का शाश्वत चित्रण किया गया है। अब है अवशेष। प्राचीन बस्तियों के उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं उनसे प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। पाकिस्तान में सोहन नदी की घाटी में पुरापाषाण युग से मिले पत्थर के खुरदरे औजारों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व मानव रहता था। पाकिस्तान में सोहन नदी की घाटी में पुरापाषाण युग से मिले पत्थर के खुरदरे औजारों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व मानव रहता था। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व मानव कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना सीख गया था। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक मानव ये सब काम को, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थर से चिकने औजार बनाना, ये सब सीख गया था। गंगा जमुना के दोआब से गेरुए, काले, लाल, चित्रित, भूरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें मिली थी। उसी के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक जीवन का अनुमान लगाया गया है। बसाड़, प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी के मोहरें मिली थी। उनसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक श्रेणी का पता चलता है। कौशाम्बी पुरास्थल की खुदाई से उद्यान का राजप्रसाद एवं घोषित राम नामक विहार मिला है। कौशाम्बी पुरास्थल की खुदाई से उद्यान का राजप्रसाद एवं घोषित राम नामक विहार मिला है। अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। दक्षिण भारत के अरिकामेडु नामक पुरास्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं। इन अवशेषों से विदित होता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ संबंध था। साहित्यिक स्रोत में है, धार्मिक साहित्य आ जाएंगे, लौकिक साहित्य आ जाएंगे और विदेशी यात्रियों का विवरण। ये 3 साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे। धार्मिक साहित्य में आ जाएगा ब्राह्मण, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मणेतर ग्रंथ में आ जाएंगे जैन और बौद्ध ग्रंथ। इसके बाद लौकिक साहित्य में आ जाएंगे जीवनियाँ, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य आ जाएंगे। अब विदेशी यात्रियों का विवरण जो है, जो यहाँ पे विदेशी यात्री आए जो अपना विवरण लिखे, वो सब इन विदेशी यात्रियों के विवरण में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, वेद भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से है। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुष माना गया है। अपौरुष मतलब जो भगवान के द्वारा या जो मनुष्यों के द्वारा नहीं लिखा गया, उसे अपौरुष कहा गया है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होता है। ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास क्षेत्र सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच का प्रदेश था। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुस शब्द का अर्थ यज्ञ या बलिदान से है। इस संहिता की रचना गद्य एवं पद शैली में की गई है। यजुर्वेद को 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद दोनों शैली में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद शैली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य पद दोनों शैली में है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद शैली में है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेयी भी कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद के संहिताओं को वाजस्नेयी भी कहा गया है। वाजस्नेयी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। नेक्स्ट है सामवेद।
सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। वेद व्यास के जो शिष्य थे जैमिनी, उन्हें माना जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद का नाम जो है अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। इसमें कुल 20 अध्याय हैं। इसमें 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों एवं अंधविश्वासों तथा जादू टोना का विवरण मिलता है। अथर्ववेद को आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान भी कहा गया है। अथर्ववेद को आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान भी कहा गया है। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना अथर्ववेद से मिलती है। अंग, मगध, अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अंग, मगध और अयोध्या का उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना याज्ञिक विधि विधान के प्रतिपादन के उद्देश्य से किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का पहली बार उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का पहली बार उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण। अरण्यक ग्रंथ मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी रचना अरण्य अर्थात जंगलों में की गई है। अरण्यक ग्रंथ जो है मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी रचना जो है जंगलों में की गई है, इसलिए इसे अरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। उपनिषद जो है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है जिनका ध्येय ज्ञान की खोज करना है। उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ है जिनका उद्देश्य है ज्ञान की खोज करना। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 है, जिसमें 12 उपनिषदों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष एवं भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष एवं भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। वेदांग तथा सूत्र, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र है, उसके बाद है ज्योतिष, कल्प में कर्मकांडीय विधि है, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, और छंद। ये 6 है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष तथा छंद। ये 6 हैं टोटल। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ज्योतिष की जगह इसको व्याकरण कर लीजिए। व्याकरण, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद, ठीक है। और एक निरुक्त, ये टोटल 6 हो जाएंगे। सूत्र साहित्य का प्रणयन वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया गया था। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों को 3 भाग हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। श्रौत सूत्रों में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। गृह सूत्रों में मनुष्य के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। धर्म सूत्रों में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में जो है गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। अब है पुराण, धर्मशास्त्र एवं स्मृतियाँ। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके
पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान। इनकी रचना 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम पॉर्जिटर नामक विद्वान ने इनके ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बतलाए गए हैं। पहला है सर्ग अर्थात जागृत सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, तीसरा है वंश अर्थात ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली, चौथा है मनवंतर अर्थात महायुग, पांचवा है वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजाओं राजकुलों का इतिहास। पुराणों की संख्या टोटल जो है 18 है। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? 18 है। मत्स्य पुराण, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई गई है। इन जो है जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन से है तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। पुराण सरल एवं व्यवहारिक भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक साहित्य के उपरांत 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना हुई जिसमें रामायण एवं महाभारत है। रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व तथा 300 ईस्वी के मध्य हुई, जबकि महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच हुई। रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य हुई, जबकि महाभारत की रचना जो है 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जबकि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसे सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन महाकाव्यों से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य निबंध आदि के सम्मिलित रूप को धर्मशास्त्र कहा गया है। धर्मसूत्रों का काल 500 से 200 ईसा पूर्व माना गया है। धर्मसूत्रों का काल जो है 500 से 200 ईसा पूर्व माना गया है। कालांतर में इन्हीं धर्मसूत्रों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। धर्मसूत्रों की रचना गद्य में, जबकि स्मृति ग्रंथों की रचना पद्य में की गई है। धर्मसूत्रों की रचना जो है गद्य में, जबकि स्मृति ग्रंथों की रचना पद्य में की गई है। सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। इनकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है। सबसे प्राचीन स्मृति में मनुस्मृति है। इसकी रचना जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है। नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन स्मृतियाँ गुप्तकालीन है। इनसे गुप्त काल के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अर्पाकर हैं। स्मृति टीकाओं से हमें हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब है बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जिनमें आता है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक कहा गया है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से भी भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से भी भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अब जैन साहित्य।
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व से ज्ञात होता है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन ग्रंथों की रचना जो है प्राकृत भाषा में हुई है। भगवती सूत्र से महावीर की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है तथा उपासक दशाओं में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। जैन साहित्य से तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक धार्मिक दशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अब है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र का किया गया है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र पर कामंदक ने नीतिसार नामक टीका लिखा। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र पर कामंदक ने नीतिसार नामक टीका लिखा है। अब कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण देख लेते हैं। यूरोपीय व रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरब के लेखक। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टीसियस का वृत्तांत है। टेसियस ईरान का राज्यवैद्य था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। सिकंदर के समकालीन लेखक निरियाकस, अन्यसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के समकालीन लेखक जो है, जैसे कि निरियाकस हो गया, अन्यसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के पश्चात 3 यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, डाइमिकस तथा डायोनिसियस पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में आए थे। सिकंदर के पश्चात 3 यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायनोसियस जो है पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में आए थे। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा था। टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा था। प्लिनी ने 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। वह 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब है चीनी लेखक। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। चीनी बौद्ध यात्री भारत को चीनी यात्री जो थे भारत को इंतु के नाम से पुकारते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री जो है भारत को इंतु के नाम से पुकारते थे। वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। वह 16 वर्षों तक भारत में रहा तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण किया। इससे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनसांग जो है 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। वह 16 वर्षों तक भारत में रहा तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण किया। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सी युकी के नाम से जाना जाता है। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत जो है सी युकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का यात्रा विवरण मिलता है। इसके बाद इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में विवरण लिखा है। किसने? इत्सिंग ने। इसके बाद है मातवान लिन। इनके विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में सूचना मिलती है तथा चाओजुकुआ चोलों के संदर्भ में सूचना देता है। चाओजुकुआ चोलों के संदर्भ में